नमस्कार। मानव शास्त्र की दुनिया में एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है, दुनिया भर की संस्कृतियों में इतनी समानताएं आखिर आईं कैसे? हाँ, ये सवाल तो है। तो आज हम इसी सवाल के एक पुराने लेकिन बहुत प्रभावशाली जवाब, विसरणवाद यानी डिफ्यूजनिज्म के सिद्धांत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत है जो कह सकते हैं जटिल विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज ये समझना है कि जैसे पिरामिड जैसी संरचनाएं हैं, जो मिस्र में भी हैं, मेसो अमेरिका में भी मिलती हैं, या फिर सूर्य पूजा जैसी प्रथाएं ले लीजिए, जो कई अलग-अलग समाजों में पाई जाती हैं। हाँ हाँ। तो क्या ये सब किसी एक ही जगह से फैली, या फिर ये अलग-अलग जगहों पर अपने आप स्वतंत्र रूप से विकसित हुई? हम इसी गुत्थी को विसरणवाद के अलग-अलग स्कूलों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे आज। ये वाकई में सोचने वाली बात है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर बसी सभ्यताओं में एक जैसी चीजें मिलना थोड़ा हैरान तो करता है। सही कहा। ओ विसरणवाद इसी हैरानी का जवाब देने की कोशिश है। चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले और शायद सबसे विवादास्पद स्कूल से, ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। हाँ, ब्रिटिश स्कूल। इसे पैन इजिप्शियन यानी सर्व मिस्रवादी स्कूल भी कहा जाता है। इसके मुख्य विचारक G.E. स्मिथ, W.J. पेरी और W.H.R. रिवर्स थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये नाम पैन इजिप्शियन ये अपने आप में काफी कुछ बता देता है। स्मिथ और पेरी का मानना था कि दुनिया की लगभग सारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक खोजें, सारी? हाँ, चाहे वो खेती हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो, शहर बसाना हो, धातु का काम, या यहाँ तक कि धर्म और सरकार जैसी जटिल चीजें भी, ये सब करीब 6000 साल पहले सिर्फ और सिर्फ प्राचीन मिस्र में ही विकसित हुई। सिर्फ मिस्र में? ये तो काफी बड़ा दावा लगता है। इसका मतलब वो ये मानते थे कि बाकी दुनिया में अपने आप कुछ भी महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ ही नहीं। हाँ, उनका तर्क करीबी ही था। वो मानते थे कि मिस्र की जो खास भौगोलिक और जिसे कहते हैं पारिस्थितिक परिस्थितियां थीं, वो अनोखी थीं। अच्छा। और उन्हीं की वजह से ये सारे आविष्कार वहाँ संभव हुए। फिर यहीं से ये सारे सांस्कृतिक तत्व प्रवासन यानी माइग्रेशन और आपसी संपर्क के जरिए पूरी दुनिया में फैले। W.J. पेरी ने तो अपनी 1923 की किताब द चिल्ड्रन ऑफ सन में मिस्र वासियों को सूर्य की संतान तक कह दिया। जैसे कि वही लोग थे जो ज्ञान और सभ्यता लेकर पूरी दुनिया में गए। सूर्य की संतान? हाँ, इसीलिए उन्हें अति विस्तारणवादी या एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट कहा गया। ये सूर्य की संतान वाली बात तो उनके नजरिए को और ज्यादा साफ कर देती है। अच्छा, तो W.H.R. रिवर्स भी इसी विचारधारा से जुड़े थे? रिवर्स थोड़े अलग थे, पूरी तरह वैसे नहीं, लेकिन जुड़े जरूर थे। उन्होंने मिलानेशियाई समाजों का अध्ययन किया था। हाँ, मिलानेशिया। और उन्होंने पाया कि वहां जो सांस्कृतिक समानताएं थीं, उनको समझने के लिए ये मानना कि वो प्रवासन और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से आई हैं, ये ज्यादा बेहतर व्याख्या देता है, बजाय इसके कि हर चीज वहीं पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हो। अच्छा। रिवर्स ने एक और अहम बात कही थी कि संस्कृति हमेशा सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ती, उसका पतन मतलब डीजेनरेशन भी हो सकता है। पर हाँ, उनका जोर भी प्रसार और संपर्क पर ही था, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर ये मानते थे कि सब कुछ मिस्र से फैला, तो इसे साबित करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? मतलब उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी? उनका मुख्य जोर था ऐतिहासिक पुनर्निर्माण पर। वे फील्ड वर्क से मिले डेटा और जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध थे, उनका इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि मिस्र से ये सांस्कृतिक तत्व किन रास्तों से होते हुए दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचे। अच्छा, रास्तों का पता लगाना। हाँ, वे प्रवासन के मार्गों को और सांस्कृतिक प्रसार के पैटर्न को एक तरह से मैप करना चाहते थे। लेकिन क्या सिर्फ ऐतिहासिक डेटा और फील्ड नोट्स के आधार पर हजारों साल पहले के वैश्विक प्रसार को साबित करना आसान है? इसमें तो कई मुश्किलें आई होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से उनकी आलोचना शुरू होती है। सबसे बड़ी और शायद सबसे स्वाभाविक आलोचना तो यही थी कि भाई सिर्फ मिस्र को ही पूरी दुनिया की सभ्यता का एकमात्र स्रोत मान लेना। हाँ। ये न केवल एथनोसेंट्रिक था, मतलब अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, बल्कि ये दुनिया भर के मनुष्यों की जो आविष्कार करने की क्षमता है उसको भी पूरी तरह नकारता था। सही बात है। बाद के मानव शास्त्रियों के लिए ये मानना लगभग असंभव था कि अलग अलग जगहों पर लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से स्वतंत्र रूप से आविष्कार नहीं किए होंगे। हाँ, ये बात तो समझ आती है। और क्या कमियां थी इस ब्रिटिश दृष्टिकोण में? दूसरी बड़ी कमी ये थी कि उन्होंने ज्यादातर सरल एकल सांस्कृतिक तत्वों, मतलब ट्रेड्स, जैसे कोई खास तरह का औजार है या कोई कला शैली है, सिर्फ उसके प्रसार पर ही ध्यान दिया। अच्छा, सिर्फ छोटी छोटी चीजों पर? हाँ, लेकिन संस्कृति तो जटिल होती है, उसमें कई तत्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जिन्हें हम सांस्कृतिक संकुल या कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जैसे पूरी की पूरी कृषि प्रणाली या कोई धार्मिक व्यवस्था। इन संकुलों का प्रसार कैसे हुआ, इसको उन्होंने काफी हद तक नजरअंदाज किया। उनका ध्यान भौतिक संस्कृति पर, मतलब जो चीजें दिखती हैं उन पर बहुत ज्यादा था, जबकि विचार, मान्यताएं, सामाजिक संरचना जैसे जो गैर भौतिक पहलू हैं, हाँ, जो दिखते नहीं, उनके प्रसार को समझने में वे उतने सफल नहीं हुए। और जैसा आपने पहले इशारा किया, कई बार वे अपने दावों के लिए, खासकर रिवर्स अपने मेलानेशिया वाले काम में, मजबूत पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत भी नहीं दे पाए। तो जहां ब्रिटिश स्कूल ने एक ही उद्गम स्थल यानी मिस्र पर जोर दिया, वहीं जर्मन स्कूल ने इस विचार को चुनौती दी, है ना? हाँ, बिल्कुल।